जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूं सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी तक हमने देखा एंशिएंट हिस्ट्री के 7th पार्ट तक और आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के 8th पार्ट की। तो कल हमने बात की थी कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर स्टेब्लिश हुआ, क्या क्या आपके जो चाणक्य कहा जाता है उसकी क्वालिटीज थी और क्या क्या आपके चंद्रगुप्त मौर्य की क्वालिटीज थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक आपके जो ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया है ना, उससे भी ज्यादा बड़े एरिया पे रूल करने वाली मौर्यन डायनेस्टी को एक्सपेंड करने की। ठीक है, अभी हम शुरुआत करेंगे अपने कुछ जो हमारी चाणक्य एक बहुत फेमस पर्सनैलिटीज हैं। ठीक है, उनने एक बुक भी लिखी है बहुत फेमस, उनकी पर्सनैलिटीज के बारे में, और देन हम आगे चंद्रगुप्त मौर्य के सक्सेसर की बातें करेंगे। समझ में आया? चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 8 और यहां बात करते हैं हम चाणक्य की। तो सबसे पहले तो चाणक्य में हमें क्या करना है, इनके दो नाम और देखने हैं। तो पहला नाम इनका है कौटिल्य एंड सेकंड विष्णुगुप्त। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कंपटीशन बढ़ाने के लिए, अब चाणक्य तो ज्यादातर लोगों ने सुना होता है, ये आपका 50% लोगों ने सुना होता है, पर ये आपका बहुत कम लोगों ने सुना हुआ रहता है कौटिल्य। तो आपको इन नामों को भी याद रखना है, एग्जामिनर आपको ये दे सकता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। अब बात करते हैं कि इसने बुक कौन लिखी है। तो इसकी सबसे फेमस बुक आपकी कौन सी है? अर्थशास्त्र। अब ये अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? तो ये आपकी पॉलिटी से रिलेटेड है। मींस पॉलिटी, और आपने जो एक कहावत सुनी होगी चाणक्य नीति, उसका भी पूरा आपको इसमें ही दिखता है। अब वो चाणक्य नीति ली कहां से गई है कि आपके अर्थशास्त्र में चाणक्य ने किस चीज का आपका वर्णन किया है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य के जो आपके इनेमी थे उनके अगेंस्ट क्या क्या चालें चली जिससे कि वो डिफीट हुए, और किस तरीके से चाणक्य ने एक छोटे से लड़के को, एक गरीब परिवार के लड़के को पूरे अखंड भारत का सम्राट बनाया। तो यही चालें आपकी इसमें बुक में दी गई हैं, और जिन्हें बाद में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉपी निकाल के आपका क्या किया गया है कि चाणक्य नीति नाम से एक बुक बना दी गई है। कोई आपकी चाणक्य नीति अलग बुक नहीं है, इसका ही आपका पार्ट है। समझ में आया? अब देखते हैं कि चाणक्य ने नई नई चीजें इंडिया में क्या लाए। तो सबसे पहले चाणक्य ने क्या किया था, आपकी एस्ट्रोलॉजी। क्या? एस्ट्रोलॉजी। सेकंड चीज आपकी क्या थी, जो आपके जासूस होते हैं, ठीक है, गुप्तचर होते हैं ना, गुप्तचर सबसे पहले आपके चाणक्य ने ही बनवाए थे। इससे पहले आपके गुप्तचर नहीं होते थे। यहीं से आपकी गुप्तचर जो प्रथा थी ना, उसकी शुरुआत हुई, और इसे अगर उसमें कहा जाए तो एजेंट। पर आपको अगर क्वेश्चन आएगा ना, अगर बाइलिंगुअल है तो गुप्तचर ज्यादा वर्ड यूज होगा, क्योंकि चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में गुप्तचर वर्ड ही यूज किया है, एजेंट नहीं। ठीक है, पर जो भी आ जाए आपको देखना है। थर्ड चीज इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले जो साड़ियां आई थी भारत में, वो भी यही लेके आए थे हेलेना के थ्रू। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो साड़ी है ना, साड़ी हमारी इंडिया की कॉस्ट्यूम नहीं है, ये आपकी यूनान की है। और चंद्रगुप्त मौर्य की जब शादी हुई थी तब चाणक्य के कहने पे हेलेना सबसे पहले इंडिया में साड़ियां लेके आई थी, और वहां से इंडिया में साड़ियों का प्रचलन बढ़ा है। समझ में आया? तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो चाणक्य ने की थी। इसके बाद भी कई सारी चीजें की हैं, पर यहां हम एंड करते हैं और देखते हैं कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य का जो सक्सेसर हुआ बिंदुसार, उसका जन्म कैसे हुआ, वो भी आपका यहीं से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम उसकी बात करें बिंदुसार की। अब इसका नाम ही आपको जैसे दिख रहा होगा बिंदु, तो बिंदु का मतलब क्या होता है? पॉइंट होता है कि नहीं होता है? तो इसका ये नाम क्यों पड़ा? तो इसके पीछे भी आपकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य उसके खाने में डेली हल्का हल्का जहर देता था। हाँ, आप लोगों को बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी कि सर चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य को जहर देता था। वो डेली आपका जहर देता था। तो जहर देने का आप पूछोगे सर कारण क्या था?
तो जहर देने का सबसे बड़ा आपका कारण था कि आपने एक चीज देखी होगी, आपको पता है कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जाए तो उसकी डेथ हो जाती है, या हम नॉर्मली किसी मतलब इनहेबिटेट रिसोर्स में पहुंच जाए। इनहेबिटेट का मतलब होता है जो हमारे लिए सुटेबल नहीं है। तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं ना रह पाएंगे ना। लेकिन आपका एक थ्योरी और होती है इवोल्यूशन की, कि जिस अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी को धीरे धीरे ढालते जाए ना, वो उसी चीज में ढलती जाती है। तो चाणक्य का चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे खाने में जहर देने का मतलब ये था कि जब ये आगे चल के सम्राट बनेगा तो सम्राट के अगेंस्ट, आपको पता है कई लोग क्या करते हैं कि जहर दे के मारने की कोशिश करते हैं, कई लोग कुछ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है ना। तो इसमें आपकी इतनी एंटीबॉडीज चंद्रगुप्त मौर्य के बॉडी में अवेलेबल हो जाएं कि इसकी डेथ जहर खाने से ना हो। यानी एंटी पॉइजन बनाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को यह जहर देता था। यहां से एक बात और याद आई कि चाणक्य ने सबसे पहले विष कन्याएं भी बनाई थी। विष कन्या जो आपने कई सारी मूवीज में सुना होगा कि जिन लड़कियों में जहर होता था, तो चाणक्य ने अपनी एक टीम उनकी भी बनाई थी। समझ में आया? तो इसीलिए चाणक्य ने जहर देता था। अब कहोगे सर यहां बिंदुसार के पैदा होने से और चंद्रगुप्त मौर्य को जहर देने का क्या मतलब है? तो यहां मतलब है, एक बार क्या हुआ कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में जहर डलवाया और चंद्रगुप्त मौर्य को वो खाना परोसा गया, पर जब ये खाने ही वाले थे इतने में राजकाज से संबंधित कोई काम आ गया और चंद्रगुप्त मौर्य वहां से चले गए। ठीक है, अब ये तो चले गए, पर इनकी जो माता थी बिंदुसार की, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी, क्या नाम था? दुर्धरा। ठीक है, तो दुर्धरा ने क्या किया कि वो खाना खा लिया। तो जब इन्होंने वो खाना खाया तो अब इनमें तो एंटी पॉइजन सिस्टम था नहीं, एंटी पॉइजन सिस्टम तो चंद्रगुप्त मौर्य में था। तो इनकी हालत खराब हो गई और ये मरने की पोजीशन में आ गई। जब ये मरने की पोजीशन में आई उस टाइम ये आपकी प्रेग्नेंट थी, 8 मंथ प्रेग्नेंट। अब अगर ये मर जाती तो सीधी सी बात है कि इनके जो पेट में जो बच्चा था वो भी मर जाता, यानी कि मौर्य डायनेस्टी का एंड हो जाता है। तो चाणक्य ने क्या किया, इनके मरने से पहले इनके पेट का ऑपरेशन करके और उस बच्चे को निकाला था 8 मंथ के। पर बच्चे को निकालने से पहले जहर का असर हल्का सा हो चुका था और वो जहर का असर उसके सिर पे, यहां माथे पे हुआ, जिसकी वजह से एक पॉइंट टाइप बिंदु टाइप उसके गड्ढा पड़ गया। इसीलिए इसका नाम बिंदुसार रखा गया और इसकी माता की डेथ हो गई, जो बाद में चाणक्य की डेथ का भी कारण बना। वो कैसे, वो भी हम समझेंगे। तो यहां हमारे दूसरे सम्राट का जन्म होता है जिनका नाम है बिंदुसार। अब आइए जानते हैं थोड़ा और डीप में बिंदुसार के बारे में। अब आइए देखते हैं बिंदुसार को। तो सबसे पहले तो अगर इनके हम टाइम पीरियड की बात करें तो जब चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई यानी 298 बीसी और वहां से 273 बीसी तक ये क्या किया, इन्होंने आपका रूल किया। अब आप देखोगे इनके टाइम पे साउथ का थोड़ा सा पार्ट क्या था कि अछूता था। अछूता का मतलब कि यहां आपके मौर्यंस नहीं जीत पाए थे, क्योंकि मैंने बताया ना कि नंदा डायनेस्टी केवल और केवल साउथ तक फैली थी और यहां कुछ ऐसे आपके पार्ट थे जो क्या थे कि कुछ डायनेस्टीज थी जो उभर रही थी। तो वहां चंद्रगुप्त मौर्य ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ध्यान दिया आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली सीमा पे, और उसे ही आपका सुदृढ़ किया। सुदृढ़ का मतलब है उसे प्रोटेक्ट किया। अब उसके पीछे भी आपका रीजन है। उसके पीछे का क्या रीजन है कि आपके आचार्य चाणक्य जो थे वो जानते थे कि इंडिया में ना कभी यहां से हमला हो सकता है, ना यहां से, ना यहां से, और उस टाइम तो हिमालय से भी नहीं। तो केवल एक ही पार्ट ऐसा बचता है जहां से इंडिया पे हमला हो सकता है, और वो पार्ट कौन सा था आपका? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो आज भी होता है। आप देखो सबसे ज्यादा अगर कहीं से हमला होता है तो वहीं से होता है। समझ में आया? तो इसीलिए उसे सुदृढ़ किया गया। लेकिन जब ये राजा बने तो इन्होंने ये बाकी के पूरे प्रदेशों को भी जीत लिया और यहां तक अपनी डायनेस्टी को एक्सपेंड किया। अब इन्होंने जब अपनी डायनेस्टी को एक्सपेंड किया उसके बाद ये रुक गए। मींस रुकने का मतलब इन्होंने इसके बाद न तो अपना आगे साम्राज्य विस्तार बढ़ाया और ना ही कम किया, यानी कि ये जैसे के तैसे रहे। बस इन्हें वायु पुराण में आपके 2-3 नाम दिए गए हैं, जैसे
भद्रीसार, वारीसार और अमित्र घाट। अब ये अमित्र घाट का मतलब क्या होता है? डेथ ऑफ एनिमी, यानी कि दुश्मनों की मौत। समझ में आया? अब यहां बात करते हैं कि आपने सर बताया था यहां से चाणक्य की मौत का कारण, तो अब चाणक्य की मौत का कारण क्या हो सकता है? तो आइए उसके बारे में हम थोड़ी स्टोरी सुनते हैं। अब आपके चाणक्य जो थे, तो आपको ये तो चीज पता होगा, आपने कई सारी हिस्टोरिकल या तो आपने सीरियल्स देखे होंगे या मूवीज देखी होंगी या बुक्स पढ़ी होंगी कि आपके हमेशा जो रॉयल कोर्ट होता है, यानी कि जो राज दरबार होता है, वो दो गुटों में बट जाता है। एक गुट किसी और को फेवर करता है और एक गुट किसी और को फेवर करता है। होता है कि नहीं होता है? तो सेम चीज था बिंदुसार के टाइम पे, कि बिंदुसार के टाइम पे भी जो रॉयल कोर्ट था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो एक पार्ट क्या हुआ कि चाणक्य के खिलाफ था और वो आपके बिंदुसार पे थोड़ा ज्यादा हावी हो गया। हावी होने का मतलब यहां ये नहीं है कि बिंदुसार उनकी बात मानता था। हावी होने का मतलब है कि बिंदुसार को वो ज्यादा सलाह मशवरा देते थे और जिसे बिंदुसार मानता भी था। समझ में आया? तो अब जब बिंदुसार उन सब की बातें ज्यादा मानता था, तो उन्होंने चाणक्य को रास्ते से हटाने के लिए एक चीज सोची। उन्होंने बिंदुसार के कान भरने शुरू किए कि आपकी माता की मौत चाणक्य की वजह से हुई थी। तो बिंदुसार ने कहा चाणक्य की वजह से कैसे हुई थी? जब बिंदुसार ने इसकी थोड़ी खोजबीन की, अब क्योंकि वो राजा था, सम्राट था, उसके लिए कोई बड़ी बात तो थी नहीं, तो उसने खोजबीन से जब पता करवाया तो उसे पता चला कि हाँ, बात सही है, इन्होंने ही, क्योंकि जहर भी चाणक्य ही देता था और पेट भी, ऑपरेशन भी किसने किया था? चाणक्य ने ही किया था। अब वो होता है ना कि जब किसी के कोई कान भरता है तो उसे दूसरी चीज बुरी लगती है, तो उसे लगा कि हाँ, मेरी माता की डेथ चाणक्य की वजह से हुई है, और उसने यही चाणक्य को मरवा दिया था, मतलब ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली तरीके से। समझ में आया? तो इस तरीके से आपके चाणक्य की मौत हो गई थी। इसके बाद आपके बिंदुसार के 100 सन्स थे, यानी कि 100 लड़के थे। समझ में आया? 100 लड़के थे इसके, बिंदुसार के, और 273 में बीसी में इसकी हुई डेथ। और यहीं आपका जन्म होता है या राजा बनता है आपका कौन? आपके इंडिया का सबसे पावरफुल सम्राट, द ग्रेट अशोका। याद रखना, अभी तक पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में केवल 2 ही पर्सन ऐसे हैं जिनके आगे ग्रेट लगा है, द ग्रेट लगा है। एक तो द ग्रेट अलेक्जेंडर और द ग्रेट अशोका। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी आगे। अब हम देखते हैं हमारे सबसे ग्रेट सम्राट को, द ग्रेट अशोका। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ, तो इनके राज्याभिषेक 2 बार हुए हैं। 2 बार राज्याभिषेक कैसे? राज्याभिषेक का मतलब क्या होता है? क्राउनिंग, मींस जब कोई एक उस पोजीशन पे बैठता है। जैसे अभी हाल फिलहाल हमारे इलेक्शन होने वाले हैं पीएम के लिए, तो जब पीएम का इलेक्शन हो जाएगा तो उन्हें क्या करता है? प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है कि नहीं दिलाता है? तभी तो वो ऑफिशियली पीएम बनते हैं कि नहीं बनते? सेम इसी तरीके से क्या होता था कि उस टाइम के जो जेंटलमैन्स होते थे वो राजा को ओथ दिलाते थे और उनका सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, और वहां अनाउंस करते थे कि हमारे अगले सम्राट ये दिस या जो कोई भी बने वो होगा। तो सेम इसका आपका अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 273 बीसी में। पर ये एक्चुअल राज्याभिषेक नहीं हुआ, ये केवल नाम के लिए राज्याभिषेक हुआ। अगर हम बात करते हैं अशोक की, तो अशोक का ऑफिशियली नेम क्या था? सुषेम। ठीक है, सुषेम। और ये यहां आपका राजा बनने से पहले तक्षशिला का सूबेदार था। अब आप कहोगे सर ये सूबेदार क्या होता है और तक्षशिला क्या होता है? तो तक्षशिला मैंने आपको बताया था कि तक्षशिला आपकी क्या थी? एक स्टेट था जो आपके इंडस के उस पार पड़ता था। ठीक है, और सूबेदार का मतलब हुआ आपका कि ये यहाँ का केयर टेकर था। अब जैसे आज की डेट में होता है, अब पीएम हुआ, अब पीएम के रेफरेंस में आपके स्टेट पे कौन होते हैं? सीएम। और प्रेसिडेंट के रेफरेंस पे कौन होते हैं? आपके गवर्नर। तो सेम चीज था। अब राजा
जो होता है यानी कि इसका पिता, ठीक है, बिंदुसार। अब वो आपका तक्षशिला में तो पहुंच नहीं सकता, वो है मगध में। उस टाइम फोन वगैरह व्हाट्सएप वगैरह भी कुछ नहीं होते थे। तो राजा क्या करता था कि अपने जो विश्वास पात्र होते थे या फिर अपने जो संबंधी हुए या परिवार वाले हुए, उन्हें अलग अलग उसका क्या कर देते थे, सूबेदार बना देते थे कि आप इसका टेक केयर करो हमारे अंडर रह के। तो ये जब यहां राजा बना तो ग्रह युद्ध छिड़ गया। ग्रह युद्ध का मतलब होता है कि आपस में ही लड़ाई, और आपस में ही लड़ाई किससे हुई, मैंने आपको बताया था ना कि बिंदुसार के कितने लड़के थे, 100। तो अब 100 में से एक बना राजा, तो बाकी के बचे 99। तो वो शांत तो बैठेंगे नहीं भाई, सबको किसको राज नहीं चाहिए होता है। तो इन 99 ने इससे लड़ाई की और इसने 4 साल के अंदर, अब आप कहोगे सर 4 साल की क्या जरूरत है, ये तो राजा था, एक साथ 99 ही तो हैं। तो ऐसा नहीं होता, अगर ये भी तो आपके सूबेदार बने होंगे, और जब सूबेदार बनते हैं रॉयल फैमिली में तो वो क्या करते थे कि गुटबाजी करते थे। गुटबाजी का मतलब कुछ सैनिक इन्होंने इकट्ठे कर लिए, ऐसे इकट्ठे करते जाते थे। तो इसे 4 साल लग गए इन 99 भाइयों को रास्ते से हटाने के लिए। और आपका दीपपन्हा एक आपका ग्रंथ है जिसके अकॉर्डिंग इसने अपने 99 भाइयों का मर्डर करके और एक कुएं में फिकवा दिया था। समझ में आया। और इसके बाद इसने अपना एक्चुअल जो राज्याभिषेक करवाया वो कब हुआ, इसका 269 बीसी में। समझ में आया, 269 बीसी में इसने अपना एक्चुअल राज्य अभिषेक करवाया। अब जैसे ही इसने अपना राज्य अभिषेक करवाया तो आपको मैं पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी तक इंडिया में अगर हम 2 ऐसे किंग लें जिन्होंने सबसे ज्यादा पार्ट पे रूल किया है, तो वो आपका एक तो है अशोक और सेकंड है औरंगजेब। तो इन दोनों को ही अगर आप देखोगे ना तो जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव वाली रही है। उतार चढ़ाव वाली मतलब कि अगर आप औरंगजेब को भी देखोगे तो उसे बचपन से ही मदरसे में डाल दिया गया था, वहीं वो रहा, मतलब एक तरीके से उसने राजकुमार वाली जिंदगी कभी जी नहीं। सेम चीज था अशोक का, कि अशोक भी इतना महत्वाकांक्षी बन गया था, मतलब जब वो छोटा था तभी से वो जंगलों में रहा, वहीं उसने परिश्रम किया और वहीं से उसने ये सारी चीजें लड़ना वगैरह सीखा, जिससे कि वो उभर के आया। क्योंकि एक चीज होती है ना कि जिसे जितना सुख मिले ना वो उतना ही आलसी होता जाता है। तो इन्होंने बहुत संघर्ष किया और इसके बाद में जैसे ये 269 बीसी में राजा बना, ये विश्व विजय के लिए निकल गया और आपका रोम तक का, अब ये हमें बताया नहीं जाता है, रोम तक के पार्ट पे ये जीत के आया। और 8 साल इसने चारों तरफ लड़ाई की, चारों तरफ जो भी कोई डायनेस्टी से दिखी कि हाँ ये सिर उठा रही है, इसके खिलाफ विद्रोह हो रहा है, या फिर आपको ये दिखा कि ये सिविलाइजेशन है, वहीं इसने हमला किया और जीत के आया। ये अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारा। और इसकी जिंदगी का आखिरी बैटल हुआ 261 बीसी में। किसके खिलाफ? बहुत फेमस बैटल हुआ था कलिंग, सुना होगा आपने कलिंगा। जब मैंने बताया था ना सबसे पहला डेमोक्रेटिक स्टेट आपका कौन सा था, कलिंगा, तो उसके खिलाफ इसने अपना आखिरी बैटल लड़ा। और यह बताया जाता है यहां इसने हथियार त्याग दिए थे, शस्त्र त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। आपने सुना होगा इसका हृदय परिवर्तन हुआ। पर यहां भी जो हिस्टोरियन है उनके 2 मत हैं। मैंने आपको बताया ना हिस्ट्री कभी एक्यूरेट नहीं होती आपको, इसीलिए यहां हमेशा डिबेट रहती है। तो इसके 2 मत क्या है? एक मत तो यह है कि इसने बहुत ज्यादा अपना मतलब खून बहाना देख लिया था कि खून बह रहा है फालतू में, जैसे कि आपने स्टोरी में सुना ही होगा, तो उस वजह से इसने हथियार त्याग दिए थे। और दूसरा इसका था कि उस टाइम ऐसी कोई डायनेस्टी बची नहीं थी जिसके खिलाफ ये हथियार उठा दे। मींस जितनी भी नॉन सिविलाइजेशन या डायनेस्टीज थी उन सबको इसने जीत लिया। अब जब सबको जीत लिया तो ये हथियार किसके खिलाफ उठाए आप बताइए? जैसे मान के चलिए कि अभी ठीक है 3-4 डायनेस्टी रह गई, तब तक तो ये हथियार उठाता। अब जब कोई डायनेस्टी ही नहीं रह गई, इसके अगेंस्ट में कोई खड़ा होने वाला ही नहीं रह गया, तो क्या ये जंगलों को काटेगा? नहीं ना। तो इसीलिए इसने हथियार त्याग दिए थे। अब खैर इनमें से दोनों अपने अपने मत हैं और दोनों ही जहां तक है तहां तक सही लगते हैं। खैर वो विश्वास के ऊपर है कि आपको कौन सा विश्वास करना है। और इसने यहां क्या किया कि अपने हथियार त्याग दिए। इसके बाद इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। और बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? उपगुप्त से। उपगुप्त से आपकी इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली और इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। और इसने अपने लड़के महेंद्र और डॉटर
सिंघमित्रा को सबसे पहले कहां भेजा? श्रीलंका। श्रीलंका भेजा। और किस लिए भेजा श्रीलंका? आपके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। और कई सारे इसने बौद्ध धर्म से रिलेटेड काम किए, जैसे आपको लुम्बिनी को इसने टैक्स फ्री कर दिया था। लुम्बिनी वही जगह है जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इसने लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया। सारनाथ गया, कई सारे इसने स्तूप बनवाए, बौद्ध स्तूप बनवाए, और भी कई सारी चीजें की। और इसने शस्त्र त्याग की नीति अपनाई, यानी कि किसी भी के भी खिलाफ हथियार नहीं उठाना, अहिंसा नहीं करना, जैसा कि बौद्ध धर्म का परम सिद्धांत होता है। पर यही इसका सिद्धांत इसकी डायनेस्टी को ले डूबा। अब कैसे ले डूबा ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।